ये सारी बातें आपको नहीं बताई जाती हैं, अदालतें कार्रवाई नहीं करती हैं, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आरएसएस ने समझ लिया कि दो ही जगह है जहां से आम जनता को न्याय मिलता है और सही सूचना मिलती है। एक पत्रकारिता मीडिया है, दूसरा न्यायपालिका है। इन दो पे कब्जा कर लो, बाकी कब्जा आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब बिका हुआ है। 47 का रिपोर्ट भले ही सफल ना हुआ हो, पर उसने भारतीय लोगों में आजादी की एक छाप छोड़ दी थी और ब्रिटिशर्स भी इससे सहम गए थे। 1857 की लड़ाई में लोगों को जागरूक करने में प्रेस ने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था और उस समय में इंडियन प्रेस में ब्रिटिशर्स के रूल को ओपनली क्रिटिसाइज किया जाता था, जिसके कारण ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस भारत में कमजोर पड़ने लगा था और ब्रिटिशर्स इससे डर गए थे, जिसके कारण उन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निकाला, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने भारत के न्यूज़पेपर में जो भी प्रिंट होता था उस पर डायरेक्ट कंट्रोल रखने का सोचा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स भारत में जो भी प्रिंट होता था उस पर डायरेक्ट नजर रखते थे और उसे पहले जज करते थे कि ये सीडीएस है या नॉन सीडीएस। सीडीएस मतलब होता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ और नॉन सीडीएस मतलब होता है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना हो। जो रिपोर्ट्स उन्हें सीडीएस लगते थे वे उसे प्रिंट नहीं होने देते थे और उनके पब्लिशर को एक वार्निंग भेजते थे। अगर फिर भी वो पब्लिशर उस सीडीएस रिपोर्ट को पब्लिश करता था तो उसके मशीनों और प्रेस को ब्रिटिशर्स के द्वारा जब्त कर लिया जाता था। तत्कालीन जो प्रतिक्रिया कंपनी की तरफ से या सरकार की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से आई थी वो ये थी दानिश की जो हत्या हुई तालिबान के द्वारा या अफगानिस्तान फोर्सेस के द्वारा अफगानिस्तान में, तो उसी लेके मैं लिख रहा था और मैं देख रहा था कि अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी उस पर आलोचना की है, तालिबान ने भी की है, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने की है, फ्रांस ने की है, सारे देशों ने की है, पत्रकारिता के बड़े संगठनों ने की है, पूरा देश उसी को लेकर दुखी है। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से उस पर एक ट्वीट नहीं आता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने एक जर्नलिस्ट जो कि बहुत एक बड़ी संस्थान में काम कर रहे थे, बहुत प्रसिद्ध थे, अच्छा काम किया था, उनके लिए एक ट्वीट नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री इसी के डेथ पर ट्वीट नहीं करते। प्रधानमंत्री ने एक खिलाड़ी की जब अंगूठा में जो चोट आ गई थी उसके लिए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में जो करीब मेरे से अभी डाटा पड़ा था कि अफगानिस्तान में जो डेथ हुई है, जो हत्याएं हुई हैं, उन पर 8 बार ट्वीट किए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके लिए किया जो अभी अफगान मारे गए। तो उसी लेके जो एक मेरे अंदर जो एक मैं जो हर्ट हुआ था कि मतलब हमारे देश के अगर अफगानिस्तान से बात करें, राहुल गांधी नहीं करेंगे, मायावती नहीं करेंगे, मायावती आंसर नहीं करती, अगर राहुल गांधी ट्वीट नहीं करते तो उनसे भी सेम भाषा में लिखा था। लेकिन जो प्रधानमंत्री हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनके लिए लिखा कि आप एक सेमलेस प्रधानमंत्री हैं। तो उसी लेके जो उनके समर्थक हैं उन्होंने घेरना शुरू किया और आज तक को टैग करना शुरू किया और उसके जो मालिक हैं उनको टैग करना शुरू किया कि आप हटाते क्यों नहीं। तो एक तरह का जवाब एक दबाव जो बन गया उन पर, तो उसी लेके उन्होंने एक कार्रवाई की और मुझे रात को एक ईमेल आता है कि आप मतलब तत्काल या इसी समय से इमीडिएटली बर्खास्त किए जाते हैं। तो टर्मिनेशन हो गया। तो उससे लेके कोई वार्निंग वगैरह नहीं थी और वार्निंग होती तभी मैं ये बात लिखता कि प्रधानमंत्री सेमलेस प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चेतावनी मुझे दी गई और मुझे कोई एक व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, पर्सनल मैसेज कहते हैं, कोई एक ईमेल नहीं मिला जिसमें से ये कहा गया हो कि आपने अमुक ट्वीट जो गलत लिखा आपने मत लिखा कि वार्निंग देते, एक नहीं 10 देते, 10 नहीं 12 देते, कंपनी नहीं प्रधानमंत्री को वार्निंग देते, डिफेमेशन का केस लगाते या कोई पुलिस चौकी में एफआईआर होती, तभी मैं जो बात मैंने लिखी थी कि प्रधानमंत्री सेमलेस प्राइम मिनिस्टर हैं और हैं। और वो केवल घटना नहीं है, दानिश एक छोटा सा इवेंट था कि दानिश की वजह से कुछ मेरे अंदर बाहर आई। मैं कोर्ट में देख रहा हूँ कि मतलब लाखों लोग मारे जा चुके हैं, उस टाइम पे 1.5 लाख 1 लाख केस आ रहे थे, उस टाइम पे प्रधानमंत्री बंगाल में जाके कहते हैं ओ दीदी ओ दीदी। तो उस आदमी के लिए अगर मैंने ये कहा कि आप बेशर्म हैं या आप स्पाइनलेस हैं या आप कवाड़ हैं, तो वो मुझे लगता है कि ये बड़ी संवैधानिक शब्द है और बड़ी सभ्यता में ये बात कह रहा हूँ। जो आईएएस आईपीएस हैं या जो लोग सरकारी जगह काम करते हैं वो लोग या जो एक मान लीजिए किसी की दुकान है या आप या पत्रकार हैं, ये जो दर्शक जो देख रहे हैं वो कुछ भी लिखने से पहले क्या सोचते नहीं है। सारे लोग सोचते हैं इस देश के नागरिक, इस देश के लोकतंत्र की हार ही है कि लोग लिखने से पहले सोच रहे हैं, पत्रकार लिखने से पहले सोच रहे हैं। तो मैं तो जागरूक हूँ, मुझे पता है कि कैसे इसमें गिरा जा सकता है। मेरे आसपास के लोग मुझे मिला गया है, जैसे मेरे से लोग हमारे दोस्त अभी जेलों में, उमर खालिद जेल में, मंदी पुनिया मुझे मिला देगा। तो ऐसे तमाम आपके सामने उदाहरण है। तो मुझे तो एक ट्वीट लिखते समय मुझे एक शब्द पता होता था कि इस शब्द में क्या पढ़ा मिल सकते हैं। लेकिन इस देश में लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए, अपने बोलने की आज़ादी के लिए बहुत सारी कीमतें चुकाई, लोगों ने जान का पेमेंट करके वो आज़ादी ली है। मैंने केवल नौकरी गवा के ये आज़ादी ली। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये चीज़ हासिल किया और मुझे बहुत सस्ते में ये मिल गया कि मुझे वो आज़ादी केवल एक नौकरी गवाने से मिली। किसी को भी देश में बोलने की आज़ादी नहीं है और मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुझे निकाला गया, मेरी कंपनी से कोई शिकायत नहीं है, मेरी अनुप्रिय से कोई शिकायत नहीं है, मुझे संपादक से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सवालों को मैं उठा रहा हूँ वो सवाल दरअसल मैं उनके उठा रहा हूँ कि मैं खुद अगर मैं निकला भी हूँ तो मैं कंपनी के सवाल उठा रहा हूँ कि हमारी कंपनियों को, हमारे देश के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को बोलने की आज़ादी क्यों नहीं है, क्यों उन्हें अपने निकालने पड़ रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। तो एक जर्नलिस्ट की तरह नहीं, मैं एक नागरिक के रूप में मेरा सवाल था और वो मुझे चुकाना था कि मुझे बोलनी थी मेरे देश में नागरिकों के अधिकारों की क्या हालत होगी। जब कांग्रेस के 10 साल थे तब भी मैं उनसे तल्ख सवाल करता था, शायद इस सरकार से कहीं ज्यादा तल्ख सवाल। और जब ये सरकार है मेरे तल्ख सवाल मेरे सवाल जारी है। फर्क ये है कि आज जब मैं इस सरकार से सवाल करता हूं तो मुझे देशद्रोही बताया जाता है, मेरे परिवार को टारगेट किया जाता है। तुम मोदी विरोधी हो, तुम नक्सली हो, तुम हिंदू विरोधी हो, तुम देशद्रोही हो। जी हाँ, जब प्रोपेगेंडा में कोई चीज काम नहीं आती तो मोदी सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर बीजेपी का सूचना तंत्र ये अचूक ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है कि आप देश विरोधी हैं। और आपको लगता है कि मैं कुछ ट्वीट्स या बोले गए प्रोपेगेंडा तक सीमित है, तो आप गलत हैं। बाकायदा एक लिस्ट बनाई जाती है, ये लिस्ट सोशल मीडिया में सर्कुलेट की जाती है, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट की जाती है, लोगों तक पहुंचाई जाती है और ये कहा जाता है ये तमाम लोग जो हैं ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग नक्सली हैं, ये लोग देश की तरक्की में अवरोधक हैं, बाधा डाल रहे हैं। और फिर होता क्या है उसमें? फिर होता यह है कि आपके टेलीफोन नंबर को सार्वजनिक कर दिया जाता है, आपके फोन पर लगातार गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, आपके परिवार को टारगेट किया जाता है। सवाल ये नहीं, सवाल ये कि अगर मेरे कोई विचार हैं और इन विचारों पर मैं मौजूदा सरकार से सवाल करता हूं तो आपको मुझसे सवाल करने का हक है। मगर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पत्रकारों के नाम पर, अभिसार शर्मा के नाम पर, रवीश कुमार के नाम पर बाकायदा गलत खबरें फैलाई जाती हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरह से, और फिर वो गलत खबरें फैलाकर उन्हें टारगेट किया जाता है। मैंने बोला हूं कि कासगंज हिंसा के दौरान किस तरह से एक न्यूज़ चैनल के चाटुकार एंकर ने, सत्ता के चाटुकार एंकर ने शूट करा था। कासगंज में मुसलमान तिरंगे का विरोध कर रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हकीकत ये है कि मुसलमान भी उस चौराहे पर तिरंगा फहरा रहा था और मैंने एक वीडियो ब्लॉग किया। उस वीडियो ब्लॉग में मैंने यही कहा तथ्यों के आधार पर ये पूरी तरह से गलत है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उस चैनल को अपनी भूल सुधारनी पड़ी और एक जिम्मेदार रिपोर्टर को भेजना पड़ा और उसने हकीकत देश के सामने पेश की। मगर समानांतर स्तर पर क्या हो रहा था दोस्तों? समानांतर तौर पर ये हो रहा था कि मेरे बारे में झूठ फैलाया जा रहा था कि मैंने कासगंज में मारे गए हिंदू लड़के चंदन की मौत पर जश्न मनाया है। ये झूठ मेरे बारे में फैलाया गया और नतीजा ये हुआ दोस्तों कि करीब 60 घंटों तक, 48 से 60 घंटों तक मेरा फोन लगातार बजता रहा, मुझे गालियां दी जाती रही, कोई सुनने को राजी नहीं था कि मेरा पक्ष क्या है, मैंने क्या बोला। लगातार मेरा फोन बजता रहा। आज पहली बार मैं आपके सामने मुझे जान से मारने की जो धमकी दी गई वो टेलीफोन कॉल जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो पेश करने जा रहा हूं। पहले आप ये सुनिए और फिर इस फोन कॉल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आज मौजूदा सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों की क्या दुविधा है, क्या मुश्किलें हैं। पहले तो आप ये सुनिए। कौन बोल रहे हैं? क्या हाल है? कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? जम्मू से बोल रहे हैं। कहाँ से? नंबर से देखो, 8 नंबर है। सर क्या क्या है, कौन भाई? जल्दी तुम डॉक्टर के पास जाने वाले हो कितना? क्या जाने वाले हो? डॉक्टर के पास जाने वाले हो जन्नत में, चंडीगढ़ में, में डॉक्टर के लिए। अच्छा, क्या जानना है कि तुम?
भाजपा का खिलाफ रख सकते हो क्या? भाजपा हमको मुसलमान का देते हो, बाकी पार्टी बन जाओगे तुम। जानने वाली धमकी दे रहे हो तो जगह सुन तू मुझे जानने वाली धमकी दे रहा है, मैं तुझे थाईलैंड में भेज सकता हूँ, ठीक है? ये बात रखना, इसका नंबर आगे मेरे को। तुम मुसलमान का करते हो, अब ये नंबर जो है ना, अब ये नंबर मैं थाईलैंड पुलिस को कॉल करने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है, क्या नाम है? चलो अब तुम हमारा देखो, नाम है अपना काम। हाँ? कबीला का शर्मा के लोग जानने वाली धमकी दे रहे हैं, कौन बड़े हिंदू का हम पकड़ करो। ऐसा नहीं कि इस शख्स के खिलाफ मैंने पुलिस में शिकायत नहीं की, मैंने मामला अपने संपादक के सामने रखा। पुलिस से शिकायत की, मैंने इससे पहले कई बार पूछा था कि मेरे बारे में इस तरह की अफवाह फैलाई जाती थी और मुझे गालियां पड़ने लगती थी। मैंने शिकायत की थी मगर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। वैसे में आपको लगता है कि शिकायत का फायदा क्या है? इसी तरह से अन्य पत्रकारों के बारे में भी झूठी खबरें फैलाई जाती हैं और आपको इस तरह से जान से मारने की धमकियां लगती है। पत्रकारों को अब जब महफिलों में जाना होता है साथ में बाउंसर्स भी जाने पड़ते हैं। ये दुविधा ये मुश्किल किसी और की नहीं, रवीश कुमार की। आप सुनिए शख्स को जिसने रवीश को जान से मारने की धमकी दी थी और इस बार भी इसलिए धमकी दी थी क्योंकि रवीश के बारे में भी एक झूठ फैलाया गया था। एक झूठ फैलाया गया था कि एक हिंदू लड़की के बलात्कार को रवीश ने सही ठहराया था या उसे जायज ठहराया था। उस वक्त रवीश कुमार मैं चेतावनी देता हूं, एक दिन मेरे हाथों में दबा दबा के मारूंगा, यहाँ से पाकिस्तान ले जाऊंगा, तुम्हारा घर। एक पत्रकार होता है, न्यूज़मैन होता है, हनुमान या बैटमैन नहीं होता है कि आप उसे जान से मारने की धमकी दें और वो अपनी रक्षा कर सके। ऐसा नहीं होता, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसे अपना परिवार चलाना होता है, अपने बच्चों की रक्षा करनी होती है। और आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी पहली प्राथमिकता मेरी जिंदगी में मेरा अपना परिवार है। मेरा पेशा इसके बहुत बाद में आता है। अगर मेरे परिवार पर कोई खतरा आएगा तो मैं अपना पेशा उसके लिए कुर्बान करने को तैयार हूं। क्या आप ये बात समझते हैं? क्या आप ये बात समझते हैं कि जब आप लोगों को धमकाते हैं, उनके बारे में झूठी और गलत खबरें फैलाते हैं तो उसका असर क्या होता है? और सबसे दुखद बात ये नहीं है, सबसे दुखद बात ये है कि इस झूठ को फैलाने में मदद सत्ता में बैठी हुई पार्टी का सूचना तंत्र, उनका आईटी सेल कर रहा है। वो इस तरह के झूठ के प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने बाकायदा कुछ पत्रकारों के बारे में झूठ फैलाया। मीडिया का एक बहुत बड़ा खड़ा, उसके एंकर्स बाकायदा अपने प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में कहते हैं कि दोस्तों बताइए ऐसे पत्रकारों का क्या हश्र किया जाए जो देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं, जो मोदी जी की पॉलिसी का विरोध करते हैं, बताइए ऐसे उनका क्या किया जाए। ये बातें बाकायदा कही जाती हैं। इन्हें अफसर प्रेमी कैंप की संज्ञा दी जाती है। इन्हें डिजाइनर पत्रकार कहा जाता है सिर्फ इसलिए कि ये सत्ता से सवाल करते हैं और नतीजा ये होता है कि ऐसे पत्रकारों को पहचान से मारने की धमकी मिलती है। ना आप उनकी जान को लेकर सुरक्षा दे रहे हैं बल्कि ऐसी ढेर मिसालें आपके सामने कराएंगी जहां ऐसे पत्रकारों को नौकरियां मिलने में भी ढेर मुश्किलें पेश आती हैं। तो मिसालें आपको देना चाहूंगा। दोनों मेरी खास मित्र हैं, रोहित सिंह जिन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह के जो निजी संपत्ति, उनका जो टर्नओवर था, किस तरह से उसमें क्रांतिकारी बढ़ोतरी आई, उसको लेकर कहानी की थी। उन्होंने पीयूष गोयल की अपनी कंपनी के बारे में कहानी की थी और ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कहानी की थी, टूजी स्कैम के ऊपर कहानी की थी। जब तक रॉबर्ट वाड्रा टूजी स्कैम पर कहानी कर रही थी, बीजेपी की लड़ाई कर रही थी, मगर जैसे ही उन्होंने जय शाह को हाथ लगाया, पीयूष गोयल को हाथ लगाया, तो इन्हें लगातार टारगेट किया जाता रहा। रोहित ने मुझे बताया था कि आज मैं कहीं नौकरी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहती, मैं जैसा कि स्टोरीज कर रही हूं, मेरी स्टोरीज कोई भी मुख्य धारा का न्यूज़पेपर या मुख्य धारा का न्यूज़ चैनल नहीं चलाएगा। ये अपने आप कितनी बड़ी त्रासदी है। एक अखबार में अलग-अलग विचार के लोग, अलग-अलग रिपोर्टिंग करने वाले लोग होने चाहिए। मगर ऐसा लग रहा है कि समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स में एक सोच के लोगों को खूंसा जा रहा है और ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति सोच है, ये सुविधावादी सोच है। अभी ये सरकार सत्ता में है, अभी सरकार का डर है, लिहाजा ये लोग इस सरकार का गुणगान करते हैं। जैसे ये सरकार जाएगी तो जो सत्ता में आ जाएगी सरकार उसका गुणगान करेंगे। मामले में यूएपीए कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जो मंजूरी दी है उसका इशारा बहुत साफ है। इसी तरह आईएएस एक्टिविस्ट बने हर्ष मंदर को भी कई नोटिस मिले। सच ऐसा लगता है जैसे मोदी लोकसभा में जनता के हाथों मिली पराजय का बदला पत्रकारों और एक्टिविस्ट से लेना चाहते हैं, खासकर पत्रकारों से और खासकर उन पत्रकारों से जो विदेशी मीडिया संस्थानों के लिए दिल्ली या भारत में रहकर काम करते हैं। पिछले कुछ महीनों में मोदी सरकार ने दिल्ली से काम करने वाले दुनिया के 3 दिग्गज पत्रकारों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया और एक महिला पत्रकार तो पूरे 23 साल बाद भारत छोड़कर गई, अपने पति और बच्चे को छोड़कर। यही शादी कर ली थी। पत्रकारों के संगठन दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी डीयूजे ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उसने बयान जारी करके कहा है कि दिल्ली पत्रकार संघ भारत सरकार द्वारा विदेशी पत्रकारों को वीजा देने से इंकार करने के हालिया कदमों से हैरान है। हाल के महीनों में 3 विदेशी पत्रकारों को चुनावों से पहले उनके वीजा की अवधि बढ़ाने से मना कर दिया गया। सबसे ताजा मामला है सेबेस्टियन फ्रांसिस का। सेबेस्टियन रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल समेत कई संस्थानों के लिए दक्षिण एशिया संवाददाता के तौर पर काम करते थे दिल्ली में रहकर। हैरानी की बात यह है कि उन्हें एन लोकसभा चुनाव से पहले 7 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय ने जर्नलिस्ट यानी पत्रकारिता परमिट बढ़ाने से मना कर दिया। हालांकि इसका खुलासा उन्होंने 20 जून को किया। उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा एक सार्वजनिक बयान जारी किया। उन्होंने लिखा 17 जून को मुझे भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। एक ऐसा देश जहां मैंने 13 साल तक पत्रकार के रूप में काम किया और रहा। रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल, रेडियो फ्रांस लिबरेशन और स्विस और बेल्जियम के सार्वजनिक रेडियो के लिए दक्षिण एशिया संवाददाता के रूप में 3 महीने पहले 7 मार्च को गृह मंत्रालय ने मेरे पत्रकार परमिट को रिन्यू करने से मना कर दिया। मुझे अपने पेशेवर दायित्वों के निर्वाह से रोक दिया गया। एमएचए को किए गए औपचारिक और बार-बार अनुरोधों के बावजूद इस प्रतिबंध को उचित ठहराने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया। मैंने अपील करने की भी कोशिश की लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। मैं 2011 से भारत में पत्रकार के रूप में काम कर रहा हूं और सभी आवश्यक वीजा और मान्यताएं प्राप्त कर चुका हूं, हर तरह का एक्रेडिटेशन। मैंने विदेशी पत्रकारों के लिए भारत में लगाए गए नियमों का सम्मान किया है। इसलिए यह पेशेवर प्रतिबंध मेरे लिए एक बड़ा झटका है। मुझे भारतीय आम चुनाव की पूर्व संध्या पर सूचित किया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव है, कि मैं उसका कवरेज नहीं कर सकता। यह मुझे एक समझ से परे सेंसरशिप लगा। भारत सरकार के इस फैसले से मेरे परिवार पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। मेरी शादी एक भारतीय महिला से हुई है और मुझे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा प्राप्त है। इसलिए मैं भारत से बहुत जुड़ा हुआ हूं। ये मेरी दूसरी मातृभूमि बन गई है। लेकिन मेरे परिवार को बिना किसी कारण के भारत से बाहर निकाल दिया गया है। रातों रात हमें उजाड़ दिया गया है। भारत में काम करने वाले विदेशी पत्रकारों पर बढ़ते प्रतिबंध चिंता पैदा करने वाले हैं। वैनेसा डोगनेक के बाद मैं 4 महीनों में इन परिस्थितियों में भारत छोड़ने वाला दूसरा फ्रांसीसी पत्रकार हूं। कम से कम 5 ओसीआई विदेशी संवाददाताओं पर 2 साल से भी कम समय में पत्रकार के रूप में काम करने से रोक दिया गया, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। जिस फ्रांसीसी पत्रकार वैनेसा डोगनेक का जिक्र सेबेस्टियन फ्रांसिस ने किया है, उस पर दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी आपत्ति जताई है। उसने अपने बयान में लिखा कि वैनेसा डोगनेक को भी वीजा एक्सटेंशन देने से मना कर दिया गया था। विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने उन्हें एक नोटिस भेजा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके काम ने भारत के बारे में पक्षपाती नकारात्मक धारणा पैदा की है। इसलिए हम आपका जर्नलिस्ट वर्क परमिट रद्द कर रहे हैं। अब देखिए कि सेबेस्टियन फ्रांसिस ने भारतीय महिला से शादी की और वैनेसा डोगनेक ने भारतीय पुरुष से, मतलब भारत वैनेसा की ससुराल है। वैनेसा के पास भी सेबेस्टियन की तरह ओसीआई कार्ड है। उनका एक बेटा यहीं पैदा हुआ है, वो भारतीय है, लेकिन मोदी सरकार ने मां को अपने बच्चे और पति से दूर कर दिया है। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि 23 साल से भारत ही वैनेसा का घर था, लेकिन 16 फरवरी 2024 को उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी एबीसी की संवाददाता अवनी डायस को पहले तो चुनाव को कवर करने की अनुमति नहीं दी गई और इसके बाद उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कनाडा में एक सिख अलगाववादी की हत्या पर उनकी स्टोरी को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। यूट्यूब और फेसबुक को इसे चलाने से रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और सीधा हस्तक्षेप किया था। इसके बावजूद उन्हें केवल 2 महीने का वीजा एक्सटेंशन दिया गया और आखिर में उन्हें भारत छोड़ना ही पड़ा। दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बयान में कहता है कि संघ विदेशी संवाददाताओं द्वारा रिपोर्टिंग पर बढ़ते प्रतिबंधों को लेकर निराशा जाहिर करता है, जिन्हें 2016 से नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जाने के लिए यात्रा परमिट की आवश्यकता होती है। केवल भारत का वीजा मिलने से नहीं होगा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में जाने तब भी परमिट चाहिए। जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए भी यात्रा परमिट की आवश्यकता होती है। कई मामलों में यात्रा से इंकार कर दिया जाता है। इसके अलावा अनुमति मिलने में हफ्तों लग जाते हैं, जबकि समाचार घटनाओं को तत्काल कवरेज की जरूरत होती है। अब जरा गोदी मीडिया और भारत छोड़ने पर मजबूर किए गए
इन पत्रकारों का अंतर भी समझ लीजिए। भारत के पत्रकार जहां सिर्फ झुकने के लिए कहने पर कीड़े की तरह रेंगने लगते हैं, सिर्फ झुकाने के लिए कहने पर मुंह खोलकर आगे कर देते हैं, वहीं ये पत्रकार ये भी लिख देते हैं कि भारत को सकारात्मक रूप से कवर करने के लिए अधिकारी किस तरह से दबाव बनाते हैं। डीओजे ने लिखा है कि वीजा और कवरेज की व्यवस्था अक्सर देशों के बीच पारस्परिक होती है। यह रणनीतिक कूटनीति का एक हिस्सा है। अगर भारत विदेशी पत्रकारों के लिए काम करने की परिस्थितियां मुश्किल करेगा तो यह उन देशों की सरकारों की नजरों से छिपा नहीं रह सकता। ऐसे में वो भी भारत के पत्रकारों को वीजा देने से इनकार कर सकते हैं या भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। डीओजे ने कहा है कि भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र को देश के भीतर और बाहर प्रकाशित विविध विचारों और राय के प्रति उचित सहिष्णुता दिखानी चाहिए। विदेशी पत्रकारों के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने से विदेशों में भारत की बदनामी ही होगी। लेकिन क्या मोदी इतनी दूर की सोचते होंगे? और एस जयशंकर जैसे जेएनयू वाले विदेश मंत्री कैसे सोचते हैं लोकतंत्र के बारे में? उन्हें क्या लगता है कि विदेशी पत्रकारों को भारत में काम करने से रोक देंगे तो दुनिया में मोदी की महानता के बारे में खबरें छपनी बंद हो जाएंगी? सोचिए कितने मासूम है मोदी और उनकी नाटक। का सच क्या है? ऐसा क्या हुआ इस न्यूज़ चैनल में कि इतने बड़े जर्नलिस्ट उन्हें प्रसून बाजपेयी को रिजाइन करना पड़ा? मैं आपको उनके खुद के शब्दों में बताना चाहूंगा। उन्होंने कुछ ऐसी चौंका देने वाली चीजें बताई हैं जिन्हें जान के आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए देखते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 20 जून 2018 से। 20 जून को दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे देश के कुछ किसानों से। उस पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन ये निकल रहा था कि बेसिकली मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए और हमारे किसान भाई बड़े खुश हैं। एक पॉइंट उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक फार्मर कहती हैं कि मेरी इनकम डबल हो गई है। और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी दोगुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। देखिए मैं किसान भाइयों में ये दिखाता है। असल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रॉमिस किया कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कहीं उसी दिशा में जा रही थी। ये दिखाया जा रहा था कि फार्मर्स की इनकम डबल होनी शुरू हो चुकी है अभी से। अब क्या हुआ कि दोस्तों एबीपी न्यूज़ ने अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स भेजे इस गांव में, छत्तीसगढ़ में गांव था, इस स्पेसिफिक औरत के पास ग्राउंड रिपोर्टर्स भेजे ये पूछने के लिए कि आपकी इनकम एक्चुअली में डबल हुई है क्या? जो धान की खेती थी 2 एकड़ में, उससे कमाई दोगुनी हुई क्या? नहीं। इन औरत का नाम था चंद्रमणि और इन्होंने कहा कि नहीं मेरी आय डबल नहीं हुई है। इसके बाद गांव के सरपंच से पूछा गया सच क्या था। गांव के सरपंच ने कहा कि दिल्ली से टीम आई थी इनके गांव में और उस टीम ने किसानों को सेलेक्ट किया और कहा कि तुम जब मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करोगे तो तुम्हें ये चीजें कहनी होंगी। सिर्फ वहाँ की जो दिल्ली से टीम है तो उसको बताया गया था कि स्टेप को बताना है, उस स्टेप को महिला बताइए। लेकिन सच्चाई में जो महिला जो चंद्रमणि कौशिक जी ने जो कृषि में डबल जो फायदा बताया है वो देखने में नजर नहीं आ रहा है। और जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार इसके बाद बुरी तरह से बौखला गई। इतना बड़ा झूठ उनका एक्सपोज हो रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया में, इतने बड़े न्यूज़ चैनल पे और वो भी प्राइम टाइम पर। बीजेपी मिनिस्टर्स ट्वीट करने लगे इस न्यूज़ चैनल के अगेंस्ट और कहने लगे ये कैसे कर सकते हो तुम हमारे प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट नहीं करते उनके इनिशिएटिव में, तुम फार्मर्स के अगेंस्ट हो, ये वो हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट आया था आईएनबी मिनिस्टर राज्यवर्धन राठौर की तरफ से। ये कहते हैं कि कुछ न्यूज़ चैनल्स का एजेंडा होता है पीएम मोदी को डिफेम करना और सब कुछ और ही इस केस में। इन्होंने लिंक पोस्ट किया नीचे mynation.com वेबसाइट का। ऐसी वेबसाइट जिसका नाम मैंने आज तक नहीं सुना है, लेकिन इस वेबसाइट में एक आर्टिकल था और चंद्रमणि का एक वीडियो था। मैंने सीताफल का पल्प निकालते हैं उससे दोगुनी आय बताई थी। ये जो वो लोग कृषि को लेकर वो लोग दोगुनी बोल रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि हम सीताफल से हमारी दोगुनी आय हुई। हम लोग सीताफल के बारे में काम करते हैं और मैंने डायरेक्ट मंत्री जी से वही कहा कि पहले हम लोग 50 रुपए में जो देते थे अभी उसको हमको प्रशिक्षण मिला तो हम पल्प निकालते हैं उसी से हमें अभी दोगुनी आय हुई। हमने पल्प के बारे में ही उनसे दोगुनी आय के बारे में बात की, ना कि खेती। इन्होंने कहा कि धान की खेती से मेरी इनकम डबल नहीं हुई बल्कि सीताफल की वजह से मेरी इनकम डबल हुई है। और यही चीज मिनिस्टर्स ने और बीजेपी वर्कर्स ने ऑनलाइन बार-बार दोहराई। इसके बाद पुण्य प्रसून बाजपेयी ने अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स को एक बार फिर से उस गांव में भेजा सच जानने के लिए। और इस बार खाली चंद्रमणि से नहीं बल्कि उन्होंने और महिलाओं से भी बात करी जो उनके ग्रुप में और महिलाएं हैं। उनसे पूछा गया कि आपकी इनकम एक्चुअली में डबल हुई है कि नहीं हुई। फिर इस साल सभी पैसे को जोड़कर एक ये तो हमारा मुनाफा भी नहीं मिला सर। ये जो कहा जा रहा है दोगुना हो गया और पैसा मिला, इसकी सच्चाई क्या है? फिर मतलब चंद्रमणि जी जो बताई है फिर उसकी सच्चाई क्या है? समूह को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं सर। ऐसे आय नहीं बढ़िया, नो सर, मुनाफा नहीं हुआ। तो आपको फायदा कितना मिला? जैसे आप 1 साल काम किए 2 साल कुछ काम नहीं मिला सर। वो हमारा 100 रुपया खुद भरते हैं वो भी नहीं मिला। और फिर से एक बार चंद्रमणि से पूछा गया कि तुम्हारी ग्रुप की और औरतें तो कह रही हैं कि उनकी इनकम डबल नहीं हुई है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी इनकम डबल हुई है? और इस बार दोस्तों चंद्रमणि बिल्कुल चुप रही हैं। बताइए कि जो समूह की अन्य महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, 6000 रुपए जमा किए हैं 4000 रुपए मिला है, उसकी क्या सच्चाई है? 12 लोग की कमाई में फिर क्या सच्चाई है उसकी? हमें यहाँ पे चंद्रमणि को ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि पता नहीं किस टाइप का प्रेशर उन पे डाला गया होगा, किस टाइप की धमकियां उन्हें दी गई होंगी कि अपना मुंह मत खोलना, लेकिन सच यहाँ पे दिखता है दोस्तों। दूसरी बार सरकार का झूठ एक्सपोज हुआ और इस बार वो सारे मिनिस्टर जो फेवर में ट्वीट कर रहे थे इसके उनको भी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। वाजपेयी जी ने चीज 9 जुलाई वाले मास्टर शो के एपिसोड में एक्सपोज करी थी और इसके बाद से दोस्तों सारे मिनिस्टर्स और ये सारे ट्रोल्स ने अपनी चुप्पी साधे रखी। लेकिन दोस्तों 9 जुलाई के बाद से चैनल के ब्लैकआउट होने शुरू हो गए। बहुत से लोगों की देश भर से कंप्लेंट्स आने लगी कि जब भी वो एबीपी न्यूज़ चैनल 9 से 10 बजे के बीच में खोलते हैं, जब वाजपेयी जी का मास्टर शो का न्यूज़ शो आ रहा होता है, एबीपी न्यूज़ चैनल को ब्लैकआउट कर दिया जाता है। यानी जब वो टीवी चैनल खोल के देखते हैं तो उनको सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखता है या फिर बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस और इंटरप्शंस दिखती हैं यहाँ पे। कमाल की बात यह है कि वो डिश एंटीना की प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी सारे टीवी पे जितने भी चैनल थे वो सब सही चल रहे थे। ये प्रॉब्लम खाली एबीपी न्यूज़ में थी और वो भी स्पेसिफिकली 9 से 10 बजे के बीच में। एबीपी न्यूज़ भी बाकी सारे टाइम पे फर्स्ट क्लास चल रहा था। बहुत सारे केबल ऑपरेटर्स में टाटा स्काई में एयरटेल में प्रॉब्लम देखी गई थी। बाद में एबीपी के सोर्सेस ने कंफर्म किया था कि ये प्रॉब्लम इंटेंशनली क्रिएट की जा रही थी। इसके बाद वायर और स्क्रॉल के सोर्सेस ने रिपोर्ट किया कि प्रेशर धीरे-धीरे बिल्डअप होता जा रहा था। एबीपी न्यूज़ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और जो सीईओ हैं उन्होंने रिपोर्टेडली प्रेशराइज किया एबीपी न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर को और कहा कि तुम वाजपेयी को काबू में रखो, उन पे कंट्रोल रखो अपना। और 30 जुलाई को ये पूरी क्राइसिस पीक पे पहुंच गई जब अभिषेक शर्मा एक और बहुत ही डेयरिंग जर्नलिस्ट हैं एबीपी न्यूज़ में काम करने वाले, इन्होंने एक शो किया लखनऊ में हुई एक डे लाइट शूटिंग पर। लखनऊ के बहुत ही पॉश इलाके में दिन दहाड़े एक रेस्टोरेंट उनको गोली मार दी और ये सब कुछ सीसीटीवी पे कैप्चर हुआ। कुछ लोग आए, गोली मारी और चले गए। बहुत ही खुल्लम-खुल्ला बहुत ही आराम से हुआ और चांस की बात ये थी कि उसी वक्त नरेंद्र मोदी लखनऊ में प्रेजेंट और इन्वेस्टर्स को बोल रहे थे कि आओ लखनऊ में इन्वेस्ट करो, इतनी सेफ जगह है, कितनी अच्छी जगह है। यही चीज अभिषेक शर्मा ने अपने शो पे मेंशन करी और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ में थे, व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे। उसका मकसद यह था कि बड़े पैमाने पर व्यापारी आएं और लखनऊ में उत्तर प्रदेश में निवेश करें। मगर आप देख सकते हैं बेखौफ किस तरह से अपराधी व्यापारियों को गोली मार रहे हैं। हाई पॉश इलाका है ये और ये सवाल उठना लाजमी है कि अपराध मुक्त कब होगा उत्तर प्रदेश। और फिर दोस्तों 1 अगस्त को एबीपी न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर ने रिजाइन कर दिया और उसके अगले ही दिन 2 अगस्त को पुण्य प्रसून बाजपेयी ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी। कल यानी 6 अगस्त को प्रसून बाजपेयी जी ने पहली बार अपनी बात खुल के रखी इस मुद्दे पे और एक दबाए के लिए एक्सक्लूसिव ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने लिख के बताया कि एक्चुअली में पीछे क्या चल रहा था पूरे टाइम। दोस्तों जो उन्होंने बताया वो बहुत ही चौंका देने वाला है। इस पूरी ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन उस ब्लॉग पोस्ट में से कुछ इवेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही चौंका देने वाले इवेंट्स हैं। वाजपेयी जी लिखते हैं कि 14 जुलाई को एबीपी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इनसे बात करने आए थे और बातों में उन्होंने कहा कि आप मोदी जी का नाम लेना बंद कर दो। तो रिस्पांस में वाजपेयी जी कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हर गवर्नमेंट स्कीम पे, हर गवर्नमेंट पॉलिसी पे मोदी का चेहरा चिपका होता है। वो कहते हैं नहीं आप करके तो देखो, करोगे तो आप बेहतर हो गए। और उसके कुछ ही दिनों बाद एक ऑर्डर इशू कर दिया जाता है एबीपी न्यूज़ पे कि ये मास्टर शो न्यूज़ शो में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया जाएगा। इसके कुछ ही दिनों बाद एक और ऑर्डर इशू कर दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा भी नहीं दिखाया जाएगा और ये करना तो और भी मुश्किल होगा। वाजपेयी जी लिखते हैं कि 2014 से लेकर 2018 के बीच में 106 नई गवर्नमेंट स्कीम्स अनाउंस की गई हैं और सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को मोदी जी ने खुद सामने आके अनाउंस किया है। तो हर चीज में तो मोदी का नाम है, फोटो है, उनकी पब्लिसिटी यूज की जा रही है, तो कैसे उनका नाम लिया जाए? वाजपेयी जी ने आगे लिखा है कि न्यूज़ को मैनिपुलेट करने के लिए मोदी सरकार ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएनबी मिनिस्ट्री के अंदर 200 लोगों की मॉनिटरिंग टीम बना रखी है। ये मॉनिटरिंग टीम 3 लेवल्स पे काम करती है। इसमें से 150 लोग मॉनिटर करने के लिए न्यूज़ चैनल्स को, यानी वो बैठ के रोज देखते हैं कि किस टाइप का कंटेंट दिखाया जा रहा है, किस टाइप के न्यूज़ चैनल पे। इनमें से 25 लोग हैं जो नैरेटिव को शेप करते हैं, यानी वो डिसाइड करते हैं कि क्या कंटेंट दिखाया जाना चाहिए न्यूज़ चैनल्स पे और बाकी जो 25 लोग हैं वो फाइनल रिव्यू देते हैं इस कंटेंट को। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन ये मॉनिटरिंग टीम कलेक्ट करती है, इस सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल
फाइल किया जाता है 3 ऑफिशियल्स के द्वारा, एक रिपोर्ट बनाई जाती है और ये रिपोर्ट जाके आईएनबी मिनिस्टर को दे दी जाती है, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर। और आईएनबी मिनिस्टर से रिपोर्ट पीएमओ के ऑफिशियल्स को देते हैं, जो कि डायरेक्ट इशू करते हैं अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स के एडिटर को, उनको बताते हैं कि क्या-क्या न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जाना चाहिए, क्या-क्या गलत दिखाया जा रहा है, क्या-क्या तुम्हें हटाना पड़ेगा और क्या-क्या हम चाहते हैं तुम दिखाओ। वाजपेयी जी ने लिखा है कि न्यूज़ चैनल्स पे कंट्रोल जमाना इस हद तक पहुंच चुका है कि अगर कोई भी न्यूज़ चैनल 10% बुराई भी करते हैं ना मोदी की, चाहे 90% टाइम उसने अच्छी चीजें बताई हो, पॉजिटिव लाइट में दिखाया नरेंद्र मोदी को, 10% बुराई भी करते हैं तो बीजेपी स्पोक्सपर्सन जाना बंद कर देते हैं न्यूज़ चैनल पे। जैसे कि एबीपी न्यूज़ पे लास्ट वीक ऑफ जून से कोई भी बीजेपी का स्पोक्सपर्सन आया ही नहीं है। तो ये है सच्चाई दोस्तों हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स की आज के दिन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पहले बता कांग्रेस के टाइम पे कैसे करते थे न्यूज़ चैनल्स, कांग्रेस के टाइम पे कैसे होते थे न्यूज़ चैनल्स, आज के टाइम पे कैसे, और बीजेपी जो पिछली सरकार थी, वाजपेयी जी की जो सरकार थी, उस टाइम पे कैसे होते थे न्यूज़ चैनल्स। ये चीज दोस्तों पुण्य प्रसून जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी एक स्पीच में। स्पीच 2 महीने पुरानी है लेकिन बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस बता दी कि आज के टाइम पे जो न्यूज़ चैनल की हालत गिर चुकी है नीचे, वो कांग्रेस के टाइम से कैसे डिफरेंट है और वाजपेयी जी के टाइम से कैसे डिफरेंट है। मौजूदा वक्त में डराया जाता था, कांग्रेस के दौर में एडवाइजरी दी जाती थी, हर कोई धमकियां दिखाई है, तेलंगाना में आंदोलन हुआ है, 60 को दिखाई है, ऐसी होती है समर्थन को बुलाया जाता है। आज की स्थिति में सीधे फोन कर दिया जाता है, तो फोन किसी भी जगह से आ सकता है, वो आईएनबी मिनिस्ट्री से आ सकता है, वो पीएमओ से आ सकता है, वो बीजेपी हेडक्वार्टर से आ सकता है। उस समय चीजें बढ़ती जा रही थी कि एडवाइस देनी है, इंटरेस्ट को बुलाना है, लेकिन दिखाया उस समय नहीं जाता था और संपादक मान लेते थे, छोड़ दिया इसको, और आज की तारीख में सीधे बोल दिया जाता है। तो क्या ये ना मान लिया जाए कि इस देश में इंस्टीट्यूशंस कोई नहीं बचा है। हमारे मित्र हैं वो बताते हैं वाजपेयी जी के साथ बहुत रहे, वाजपेयी जी से जब हम लोग मिलने जाते थे तो लगता था वहां पर पीएमओ में हर कोई प्राइम मिनिस्टर है, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर, और वो अभी जाते हैं तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि व्यक्ति बाकी कोई मंत्री नहीं है कोई, क्या करूं। और इसलिए कहा जाता है दोस्तों हमारे देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। जितना नीचे आज मीडिया गिरा हुआ है हमारे देश में, आज से पहले कभी इतना नीचे नहीं गिरा है। आपको पता है ये टीवी पर हिंदू मुस्लिम क्यों करवाया जाता है? देखो मैं समझाता हूँ। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मीडिया हाउसेस की लीडरशिप पोजीशन पर 90% सवर्ण है। वहीं डिबेट करवाने वाले हर 4 एंकरों में से 3 एंकर सवर्ण है। तो सवर्ण एंकरों को हिंदू मुस्लिम करवाने से क्या मतलब? देखो 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में सवर्णों ने क्रम से 47%, 53% और 53% वोट बीजेपी को दिए। और बीजेपी को वोट देने से सवर्णों का क्या फायदा? वेल भाजपा ने ईडब्ल्यूएस और लेटरल एंट्री जैसी नीतियां सवर्णों के फेवर में बनाई। अब बीजेपी को किससे फायदा होता है? देखो 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास मात्र 2 सीट्स थी। फिर जब बाबरी मस्जिद का मसला छेड़कर हिंदू मुस्लिम किया गया तो बीजेपी को 1990 के चुनाव में सीधी 86 सीट्स और उसके बाद रथ यात्रा निकाली गई। तो उसके प्रभाव से 1991 के चुनाव में बीजेपी को 120 सीट्स आना ये दिखाता है कि बीजेपी को हिंदू मुस्लिम से फायदा होता है। तो क्या समझे? एक ही सवर्ण हिंदू मुस्लिम करवाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं और बीजेपी जीतकर सवर्णों को। ये मान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम करवाकर बीजेपी और सवर्ण एक दूसरे की ताकत है। जी न्यूज़, आज तक, इंडिया टीवी, न्यूज़ 18 इंडिया, आपने देखा होगा टीआरपी में हमेशा टॉपर ही दिखेंगे आपको। इन पे एक प्राइम टाइम डिबेट होती है हर शाम को, जिसमें एक मुद्दा उठाकर डिबेट करते हैं। एक एनालिसिस दिखाना चाहूंगा मैं आपको इनकी डिबेट्स की। जी न्यूज़ में जो डिबेट्स होती हैं उसे ताल ठोक के कहते हैं। पिछली 50 डिबेट्स में जी न्यूज़ पर 12 डिबेट्स में उन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया, 19 डिबेट्स में ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज किया, 13 डिबेट्स में मोदी की तारीफ करी, 4 में राम मंदिर का मुद्दा उठाया, एक में पीएनसी बैंक स्कैम का मुद्दा उठाया और एक में बिहार फ्लड की बात करी। तो एनालिसिस देखिए आपको दिखेगा यहाँ पर कि 50 डिबेट्स में से सिर्फ 2 में इन्होंने काम की बात करी है, जो एक्चुअली इश्यूज हैं जिससे जनता को फर्क पड़ता है, उन मुद्दों को यहाँ पर उठाया। आगे देखिए इंडिया टीवी न्यूज़ पे जो डिबेट होती है उसे कुरुक्षेत्र का नाम दिया गया है। पिछली 53 डिबेट्स में से इन्होंने 30 में पाकिस्तान को अटैक किया, 11 में ऑपोजिशन को अटैक किया, 11 में मोदी की तारीफ करी और एक में चंद्रयान मिशन की बात करी। तो 53 में से सिर्फ एक में काम का मुद्दा उठा। न्यूज़ 18 में जो डिबेट होती है उसे माय डियर फ्रेंड अमित देवगन करते हैं। इन डिबेट्स में यही कहानी आपको देखने को मिलेगी। 18 में पाकिस्तान को अटैक, ऑपोजिशन को में 25, 7 में मोदी की तारीफ, 5 में राम मंदिर का मुद्दा उठा। तो 0 डिबेट्स में अमित देवगन ने एक काम का मुद्दा उठाया एक भी बार। और आज तक में रोज साधारण डिबेट कंडक्ट करते हैं, वहां भी यही कहानी है, लेकिन स्ट्राइक रेट थोड़ा बेटर है। पिछली 44 डिबेट्स में से 4 में उन्होंने काम के मुद्दे उठाए। लेकिन इन जनरल देखोगे तो हर जगह वही कहानी देखने को मिलती है इन सारे टॉप न्यूज़ चैनल्स में। पाकिस्तान में ज्यादा दिलचस्पी है एज कंपेयर टू इंडिया में जो हो रहा है उससे। पिछले 30 दिन में एनालिसिस किया गया था, तो पिछले 30 दिन में आप सोच कर देखिए क्या-क्या मुद्दे उठे थे जो एक्चुअली में काम के थे। हंगर इंडेक्स सामने आया था जिसने बताया कि इंडिया में कितनी भूखमरी है, इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आई थी, अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट सामने आई थी जिसने बताया था कि हरियाणा में बाकी स्टेट से कंपेयर करके इंडिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और हरियाणा में इलेक्शंस भी थे, लेकिन क्या ये मुद्दा उठाया न्यूज़ चैनल्स ने? नहीं उठाया। मीडिया का काम होता है जनता की आवाज बनना, जनता के लिए आवाज उठाना और सरकार तक पहुंचाना, यानी कि सरकार की आवाज उठाओ और जनता को ब्रेन वॉश करो। अब देखिए उन जर्नलिस्ट के साथ क्या होता है जो एक्चुअली में जनता के मुद्दे उठाते हैं और जनता की आवाज बनते हैं। सितंबर 2019 उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में जर्नलिस्ट ने दिखाया कि कैसे स्कूल के बच्चों को मिड डे मील के तौर पर रोटियां दी जा रही है नमक के साथ, यानी ढंग का खाना नहीं खिलाया जा रहा है। तो रिस्पांस में क्या किया पुलिस ने? जर्नलिस्ट पर ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा के बुक कर दिया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जर्नलिस्ट पर कार्रवाई करी जाएगी। मतलब यानी कि स्कूल ठीक करो, जिसने मुद्दा उठाया है उसी के पीछे पड़ जाओ। यहाँ जून 2019 एक जर्नलिस्ट ट्रेन डिरेलमेंट को लेकर स्टोरी कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, पुलिस ने उस जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया, उसके ऊपर यूरिनेट किया गया, लॉकअप में रखा गया और उसे मारा पीटा गया लॉकअप में रखकर, बस इसलिए क्योंकि वो एक्सपोज कर रहे थे कैसे ट्रेन डिरेलमेंट्स होती हैं। तो ये सच्चाई है दोस्तों आज के दिन की हमारे देश में। सरकार ने एक जबरदस्त कंट्रोल जमा लिया मीडिया के ऊपर, स्पेशली टीवी मीडिया के ऊपर के फेवर में। आप खुद ही सोच कर देखिए 2014 में टीवी चैनलों पे किस तरह की टीवी डिबेट्स होती थी, किस तरह के इंटरव्यूज कराए जाते थे और 2019 से कंपेयर कीजिए। आज इंटरव्यूज में बात करी जाती है मोदी क्या खाते हैं, मोदी क्या पीते हैं, मोदी कैसे सोते हैं, मोदी कैसे कपड़े पहनते हैं। 2014 में हमारा मीडिया बिकाऊ था लेकिन कितनी बुरी हालत नहीं थी और बहुत लोग इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मीडिया दोस्तों नैरेटिव सेट करने में बहुत असर डालता है। 2011 की जो एंटी करप्शन मूवमेंट थी उसके पीछे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। अन्ना हजारे दोबारा आए प्रोटेस्ट करने के लिए सेम चीज को लेकर, लेकिन मीडिया ने इस चीज की बात ही नहीं करी, तो इस चीज को ये मुद्दा ही नहीं बना, ये मूवमेंट ही नहीं बनी एक बार फिर से। तो मीडिया लोगों को बना सकता है, लोगों को खत्म कर सकता है और मोदी मीडिया ने मोदी को भगवान बना दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर यही कहानी है, जो ज्यादा पैसे खर्च करेगा वो ज्यादा एड्स दिखाएगा फेसबुक पर, ट्विटर पर और अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएगा, नैरेटिव बिल्ड कर पाएगा अपने लोगों के बीच में। और यही हुआ दोस्तों, जितने पैसे बीजेपी ने फेसबुक एड्स में खर्च किए बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने कंबाइंड भी उतने पैसे नहीं खर्च किए, करोड़ों में पैसे खर्च किए यहाँ पर। टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में 50,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप से बीजेपी के 10,000 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स से जो कैंपेनिंग कर रहे थे सोशल मीडिया पे, इन वर्कर्स को पे करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे यहाँ पर वो ऑब्वियसली इस गेम में आगे निकलेगा। का दौर चल रहा था। न्यूज़ 18 का एंकर अमित देवगन शाम करीब 7 बजे टीवी पर आता है। अमित के शो का विषय था विरोध का नाम अराजक काम। इस शो में अमित देवगन चीख-चीख कर कहता है कि किसान आंदोलन में न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पर हमला हुआ है। नागेंद्र प्रसाद जनता मंच पर किसानों का विरोध प्रदर्शन करने गए, लेकिन तभी उनके ऊपर हमला किया गया, डंडे से उनके सिर पर हमला किया। फिर व्यूअर्स से पूछता है कि क्या दिल्ली के अंदर विरोध के नाम पर ऐसा किया जाना सही है? सवाल यह है कि दिल्ली के बीचों बीच क्या ऐसी अराजकता की छूट दी जाती है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। लेकिन बाद में इस मामले की सच्चाई बाहर आती है, किसानों ने किसी को नहीं पीटा, बल्कि ये पत्रकार और पत्रकारों की आपस की लड़ाई थी, झड़प थी, जिसमें गलती भी न्यूज़ 18 के ही पत्रकार की थी। मामला यह था कि यूपी महिला पत्रकार की एक दूसरे फ्रीलांस पत्रकार प्रभजोत सिंह से बहस होती है। इतने में ही न्यूज़ 18 चैनल का पत्रकार नागेंद्र गोसाई आता है और महिला पत्रकार का साइड लेते हुए फ्रीलांस पत्रकार प्रभजोत सिंह के फोन पर झपट पड़ता है, जिसके बदले प्रभजोत सिंह अपने ट्राइपॉड से न्यूज़ 18 के
प्रकार प्रवाह करता है जिससे उसको मामूली चोट आती है। इस पूरे मामले में कहीं भी कोई किसान नहीं होता, कोई किसान नेता नहीं होता। ये लड़ाई भी नहीं थी, सिर्फ एक झड़प बढ़ती जो 3 पत्रकारों के बीच की थी। इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि ये घटना किसान आंदोलन के आसपास हुई थी, इसलिए इस छोटी सी घटना पर ही अमित सिब्बल ने एक पूरा राष्ट्रीय शो कर डाला और इस मामले में जबरन किसानों को बीच में लेते हुए इस तरह दिखाया कि वे हमलावर हैं, वे अराजकता फैला रहे हैं। इस वीडियो के नीचे आए कमेंट्स में भी आम जनता भी किसानों को ही गाली देती है। ऐसा नहीं था कि ये मामला ऐसा था कि जिसकी सच्चाई बाहर आने में वक्त लग गया हो और एंकर से गलती हो गई हो। वीडियो को अगर कोई सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही देख ले तो उसे सच्चाई का पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। ये देखो मीडिया वाले, ये देखो मीडिया वाले, मीडिया वाले, ये देखो मीडिया वाले। लेकिन अमीश ने जानबूझकर इस वीडियो का इस्तेमाल उन किसानों के विरोध में किया जो बेचारे महीनों से भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे थे। अमीश सिब्बल ऐसा अकेला पत्रकार नहीं है, इस वक्त लगभग सभी टीवी चैनलों पर अमीश जैसे ऐसे कई लोग बिठाए गए हैं जो सरकार को जनता के सवालों से बचाने के लिए, सरकार पर आने वाले प्रेशर को कम करने के लिए एक सील का काम करते हैं, एक ढाल का काम करते हैं। यानी जनता कोई सवाल उठाती है, छात्र कोई मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगार कोई मुद्दा उठाते हैं या शिक्षक कोई मुद्दा उठाते हैं, सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन इतने में ही अमीश सिब्बल जैसे पत्रकार आते हैं और उन पीड़ितों के खिलाफ ऐसी कोई स्टोरी लेकर आते हैं जिससे उनके प्रति जनता की सहानुभूति खत्म हो जाए, उनका जनता समर्थन करना बंद कर दे और अंततः सरकार से प्रेशर कम होता है और नेता जवाबदेहिता से बच जाए। जैसे अगर शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाएं आंदोलन करें तो ये एंकर ये साबित करने की कोशिश करें कि ये तो पैसों से बिठाई गई हैं, इनको तो फ्री में बिरयानी मिलती है। अगर किसान आंदोलन करें तो एंकर ये पूछेंगे कि इन किसानों के पानी की बोतल का पैसा कहां से आ रहा है, इनके झंडे का पैसा कहां से आ रहा है। अगर छात्र आंदोलन करें तो ये एंकर कहेंगे कि अरे असली छात्र तो घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। एंकरों के इन कुतर्कों से भोली भाली जनता में भी कुतर्कों का जन्म होता है और वो अपनी ही पीड़ित लोगों के साथ नहीं आती हैं, उनका साथ छोड़ देती हैं और सरकार पर आने वाला दबाव इस तरह कम हो जाता है। अमित सिब्बल जैसे बहुत से एंकर इन मुख्य टीवी चैनलों पर इसलिए बिठाए गए हैं ताकि सरकार को बचाते रहें और विपक्ष और जनता से सवाल पूछें बजाय कि सरकार से सवाल पूछने के। इसकी पत्रकारिता ये करते हैं। उसे लगता है कि देश के प्रमुख टीवी चैनलों पर इन एंकरों को बिठाया जाना ही मीडिया पर सबसे बड़ा हमला है। इन लोगों का टीवी चैनलों पर फेस होना ही बताता है कि भारत में मीडिया वेंटिलेटर पर ही नहीं पहुंच चुका है बल्कि कब्रिस्तान में पहुंच चुकी है। ये एंकर न केवल मीडिया पर हमला करते हैं बल्कि उसका कत्ल भी करते हैं और उसकी कब्र पर खड़े होकर सेल्फी खिंचाते हैं और कैप्शन में लिखते हैं कि मीडिया खतरे में है। सभी भाई की पत्रकारिता ही देख लें, ये पत्रकारिता के नाम पर कर क्या रहे हैं। मोटा-मोटी सादा शब्दों में जो एक समझ है वो यह है कि मीडिया का काम होता है कि नौकरियों के सवाल पर सरकार से पूछे कि आपने इतनी नौकरियों का वायदा किया था, कितनी नौकरियां दी, आप उद्योग स्थापित क्यों नहीं कर रहे, सरकारी वैकेंसी जो खाली पड़ी हैं उन्हें भरते क्यों नहीं, सरकारी परीक्षाओं के पेपर टाइम पर पूरे क्यों नहीं हो रहे। लेकिन सुधीर जी उल्टा सरयू नदी बहाते हैं और सरकार की जगह जनता से पूछते हैं कि भाई सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। सुधीर जी ने सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण का ही डीएनए टेस्ट कर दिया। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि अब जो आदमी ये मान रहा था कि सरकारी नौकरियां कर रही हैं, सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही और अब सुधीर चौधरी उसे और उसके परिवार को टीवी पर बैठे-बैठे समझा देता है कि कैसे सरकार ये सब नहीं कर सकती, इतने करोड़ लोग हैं, कैसे सबको सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये कुछ खास एंकर इन टीवी चैनलों पर इसलिए बिठाए गए हैं ताकि सरकार पर पड़ने वाले प्रेशर को कम कर सकें और उसे बचाने की एक शील्ड की तरह काम कर सकें। कल जब पेट्रोल के दाम यदि 1000 रुपए लीटर भी हो जाए तो सुधीर चौधरी आपको ये समझा सकते हैं कि पहले लोग बैलगाड़ी पर चलते थे, साइकिल से चलते थे, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती थी, पर्यावरण भी अच्छा रहता था और जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है तो गाड़ी छोड़कर बैलगाड़ी पर चलना शुरू कर दो। जब साल 2021 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग गिरी तो सुधीर भाई ने हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई, डीएनए टेस्ट कर डाला और कहा कि गरीबी है, भुखमरी है, पर इतनी नहीं है। कुल मिलाकर सुधीर चौधरी जैसे एंकर थोड़ा बैलेंस दिखाते हैं ताकि किंतु परंतु लेकिन यद्यपि हालांकि के बाद अपना एजेंडा परोस सकें ताकि लोग समझें कि भुखमरी तो पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, लेकिन विदेशी रिपोर्ट भारत को ही बदनाम दिखाना चाहती है। जब सरकार और नेताओं से पूछा जाना चाहिए था कि भारत में भुखमरी पर कितना काम हुआ है, भुखमरी कब खत्म होगी, तब सुधीर चौधरी जैसे एंकरों की रिपोर्ट का प्रभाव ये होता है कि आम जनता ये सोचने लगती है कि अरे गरीबी तो पहले भी थी और गरीबी तो पाकिस्तान में भी है, भारत को बदनाम किया जा रहा है। सुधीर चौधरी किस तरह मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं इसका एक उदाहरण टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में भाषण देते हुए भारत में बढ़ते फांसीवाद यानी तानाशाही पर सवाल उठाया। उन्होंने मानवाधिकारों की बात की, मीडिया पर सरकार के कंट्रोल की बात की, किस तरह वर्तमान सरकार द्वारा धन को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इस पर बात की। लेकिन सुधीर चौधरी ने विपक्षी पार्टी के नेता महुआ मोइत्रा के भाषण को ही नफरत से भरा भाषण बताकर एक शो कर डाला। एक नफरत भरा भाषण 25 जून को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दिया था और कहा कि एक चोरी किया हुआ भाषण है जिसे आज हम डीएनए में पोल करेंगे। सुधीर चौधरी ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने ये भाषण ट्रंप के ऊपर लिखे गए एक लेख से चुराया है जिसमें ट्रंप की जगह महुआ मोइत्रा ने मोदी लिख दिया और संसद में पढ़ दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि महुआ मोइत्रा अपने भाषण में खुद बताती हैं, खुद क्रेडिट देती हैं कि उन्होंने अपने भाषण के ये 7 बिंदु यूएन के एक संग्रहालय में लगे एक पोस्टर से लिए हैं जिसका जिक्र मार्टिन लॉन्गमैन ने अमेरिकी वेबसाइट वॉशिंगटन मंथली में लिखे अपने एक लेख में किया था। मतलब ये जो शब्द थे वे एक पोस्टर के थे जिसका जिक्र मार्टिन लॉन्गमैन ने अपने लेख में किया और यही बात महुआ मोइत्रा ने भी संसद में कही कि फांसीवाद के बारे में ये शब्द उन्होंने यूएन में लगे एक पोस्टर से लिए हैं। लेकिन सुधीर चौधरी ने ये बात छुपा ली कि महुआ मोइत्रा ने बाकायदा ये बताया है कि ये शब्द उन्होंने कहां से लिए हैं। महुआ मोइत्रा का ये भाषण उस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चित हो रहा था, लेकिन इस मुद्दे के बीच में ही सुधीर चौधरी कूद पड़ते हैं। ये है और ये असल में आर्टिकल जो है ये है मार्टिन लॉन्गमैन का, जो उन्होंने लिखा है। असल में मार्टिन लॉन्गमैन को इन मोहतरमा पर मुकदमा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल चुरा लिया। सुधीर चौधरी ने अपने शो में ये झूठ फैलाया कि महुआ मोइत्रा का भाषण उन्होंने चुराया है। पूरा मुद्दा महुआ मोइत्रा के भाषण में उठाए गए जनता के मुद्दों से उठकर इस बात पर चला जाता है कि ये भाषण किसका है, ये असली है या नकली है, क्या महुआ मोइत्रा ने ये चुरा कर बोला है। जबकि बात इस पर होनी चाहिए थी कि क्या वाकई में भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच धीरे-धीरे सुरक्षित होती जा रही है। क्या आपको अब डर लगने लगा है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो आपकी नौकरी जा सकती है, आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है या आपकी अपने ही लड़ सकते हैं। इस पर बात करने के बजाय सुधीर चौधरी ने पूरा मामला डाइवर्ट करके इस पर ला दिया कि महुआ मोइत्रा का जो भाषण चर्चित हो रहा है वो ओरिजिनल है कि किसी और के शब्द है। मतलब यहाँ भी अगर महुआ मोइत्रा के द्वारा उठाए जनहित के मुद्दों से सरकार पर अगर कोई दबाव बनता तो वहाँ पर भी सुधीर भाई ने एक सेफ्टी वॉल्व की तरह यानी एक सेफ्टी ढाल की तरह काम किया, यानी सरकार पर पड़ने वाला प्रेशर बचा लिया। जबकि मीडिया के बारे में कहा जाता है कि जब सरकार के हाथ में सब कुछ हो, पूरा राजस्व हो, सेना हो, पुलिस हो, सरकारी एजेंसियां हो, मंत्रालय हो, रेलवे जहाज हो, तब उसके सामने खड़े विपक्ष के साथ-साथ मीडिया भी सरकार से सवाल पूछेगा, विपक्ष की आवाज को अपनी यहाँ जगह देगा ताकि इतनी ताकतवर सरकार के आगे बैलेंस बन सके, अन्यथा सरकार बेरुख हो जाएगी और वो जनता की नहीं सुनेगी। नेता राजा की तरह बात करेगा। इसलिए सरकार पर अंकुश लगाने के लिए अपोजिशन और मीडिया दोनों ही सरकार से सवाल पूछने वाले होने चाहिए। इसलिए ये भी कहा जाता है कि मीडिया सरकार की स्थायी विपक्ष होती है, विपक्ष ही है, मीडिया एक विपक्ष ही होना चाहिए। एक अच्छा पत्रकार विपक्ष में रहकर ही अपना काम करता है, चाहे सरकार में कोई भी पार्टी हो, यानी पत्रकार सरकार का स्थायी विपक्ष है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की टीवी मीडिया अपना रोल निभा रही है कि नहीं। क्या भारत की टीवी मीडिया के एंकर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे उन्हें सरकार का विपक्ष कहा जा सके। एक बार फिर उन पत्रकारों के चेहरे और नाम देखिए जिनका नाम विपक्षी गठबंधन ने अपनी बहिष्कार लिस्ट में डाला। अमित सिब्बल, सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, चित्रा त्रिपाठी, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, नमिता कुमार, रुबिका लियाकत, शशांक सिन्हा। क्या आप ये मानते हैं कि पिछले सालों में इन्होंने किसी भी एक हफ्ते में लगातार ऐसे शो किए जिसमें सरकार से सवाल पूछे गए हों, बेरोजगारी, हेल्थ, एजुकेशन पर इन्होंने सवाल पूछे हों? क्या आप मानते हैं कि ये पत्रकार अपने विपक्ष होने का जिम्मा ईमानदारी से निभा रहे हैं? भारत का टीवी मीडिया सरकार का विपक्ष छोड़िए उसका साझेदार नजर आता है। वह सरकार का साझेदार ही नहीं है बल्कि विपक्ष विरोधी भी है। वो ये चाहता है कि देश में विपक्ष बचे ही नहीं। पूरी दुनिया में मीडिया और सरकार का इतना सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण रिश्ता शायद किसी देश में होता हो जितना भारत में है। मीडिया और सरकार राजनीति के बाबू सुना हो चुके हैं। सरकार को चोट लगती है तो मीडिया को आह लगती है। कोई सरकार से कुछ प्रश्न कर दे तो मीडिया के एंकर कभी फिल्म के शाहिद कपूर की तरह सरकार को बचाने के लिए बुलेट गाड़ी पर निकल पड़ते हैं जैसे किसी ने उनकी प्रेम का से हाथ लगा जाओ। स्टीफन कहते हैं कि मीडिया को सरकार का स्थायी विपक्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मीडिया सरकार की स्थायी लैला बन चुकी है। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? और मैं मानता हूं, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ड्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है और सरकारों को भी और शासन में बैठे हुए लोगों को भी वो सतर्क रखती है। और इसलिए अगर कोई आलोचना करता है इसको मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं। एक तंदुरुस्त लोकतंत्र के लिए क्रिटिसिज्म को सबसे ज्यादा पुरस्कृत करना चाहिए। याद है मैं तो सरकार में मुझे कोई अगर
अच्छी खबर की जानकारी देता है तो मेरा सवाल रहता है कि ये तो ठीक है, मैं देखूंगा बाद में, ये बताओ इसमें वो कौन सी कमियां हैं हमारी, वो दिखाओ पहले। मैं पूछता हूं सामने से, क्योंकि कोई पूर्ण नहीं है भाई, हम सब इंसान हैं, हम में भी कमियां हैं, हम भी गलतियां होती हैं, कोई है तो बताता है। अगर मैं सुनाई बंद करूंगा तो फिर तो मेरी गलतियां ठीक नहीं होगी, न मेरे देश बनाऊंगा। और इसलिए थे कि कैसे उनके बीजेपी आईटी सेल के पास काबिलियत है किसी भी झूठ को पूरे देश में फैलाने की। चार डिपार्टमेंट्स हैं और ये चारों डिपार्टमेंट्स हिंदुओं को अपना निशाना बनाते हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों? इसके पीछे बड़ा सीधा कारण है। किसी भी तानाशाह को अगर देश को डिक्टेटरशिप बनाना है तो उसे देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी पर अपना कंट्रोल जमाना होगा। जो भी देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें ब्रेन वॉश करना होगा। जर्मन डिक्टेटर हिटलर का एग्जांपल लो तो उसने एथनिक जर्मन आर्यंस को अपना निशाना बनाया था। उस वक्त वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी इन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए एक झूठा डर का माहौल बनाया ज्यूज को लेकर। ये कहा कि देखो ज्यूज से देश को कितना बड़ा खतरा है और भड़काया इन्हें। पाकिस्तानी डिक्टेटर का एग्जांपल लेकर देख लो, जिया उल हक। पाकिस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी सुन्नी मुस्लिम्स की है तो उन्हें निशाना बनाया गया और नफरत फैलाई गई हिंदूज, क्रिश्चियंस, शिया मुस्लिम्स और अहमदिया मुस्लिम्स के खिलाफ। मेजॉरिटी कम्युनिटी को धर्म के नाम पर भड़काकर उनका ब्रेन वॉश करना है। बीजेपी के जो आइडियोलॉजिकल रोल मॉडल्स हैं वो सावरकर और गोलवलकर जैसे लोग रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे ये दोनों ही हिटलर के सेल्फ डिक्लेयर्ड फैनबॉयज थे। इनकी राय में हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन तो सब हिंदू थे और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस एक्सक्लूडेड थे। सावरकर और गोलवलकर जैसे लोगों का एक और भी एजेंडा था। उन्हें मनुस्मृति बुक बड़ी पसंद आती थी जो बहुत ही कास्टिस्ट चीजों से भरी हुई है। देश के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस किताब को जलाया था। तो व्हाट्सएप का माफिया यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करता है, प्रेफरेबली अपर कास्ट हिंदू लोग। ब्रेन वॉश करने के यहाँ चार डिपार्टमेंट्स क्या है इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला डिपार्टमेंट है रेशियल या रिलीजियस प्राइड। एक आम आदमी को बहकाने के लिए शुरुआत से नफरत को मैसेजेस काम नहीं करेंगे। शुरू के मैसेजेस प्राइड पर फोकस करेंगे ताकि आप इनके जाल में फंसो। आपको एहसास दिलाया जाएगा कि आपको अपनी नस्ल पर गर्व होना चाहिए। ये देखो हम हिंदू कितने महान लोग थे, हम सब कुछ जानते थे। हमारा इतिहास दुनिया का सबसे महान इतिहास है और हमारा कल्चर दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर है। डिपार्टमेंट नंबर 2 विक्टिमाइजेशन और सेल्फ पिटी। एक बार आपको गर्व और अहंकार के इमोशन से नहला दिया गया तो उसके बाद आपको विक्टिम बनाया जाता है। ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कैसे सदियों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये देखो हम कितने बड़े विक्टिम हैं, हजारों सालों से इन लोगों ने हमें कभी उठने नहीं दिया ऊपर। एक बार आप इसमें विश्वास करने लग गए तो अगला हमला आप पर होता है डिपार्टमेंट नंबर 3 का, यू आर इन डेंजर। आप पर ना सिर्फ सदियों से अत्याचार हो रहे हैं बल्कि आप आज अभी भी खतरे में हो। हर हफ्ते हर दिन आप पर झूठे मैसेजेस की बौछार करी जाती है। ये देखो ये आपके घरों के अंदर आपको मार देंगे, ये देखो वहां पर क्या हुआ, ये देखो वहां पर कैसे साधुओं को मार दिया, आपके साथ भी हो सकता है किसी दिन। और कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? ये मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, खालिस्तानी हैं और जो आदमी एंटी बीजेपी है वो सब इनके साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी ऑपोजिशन पार्टीज, वामपंथी, टुकड़े गैंग, जॉर्ज सोरोस, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, रशिया, सारी इंटरनेशनल एजेंसी सब आपके खिलाफ है। आप खतरे में हो और जब ये डर आपके अंदर भर दिया जाएगा इस डर को बचाने के लिए आएगा डिपार्टमेंट नंबर 4 मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कौन आपको बचाएगा? मोदी जी आपको आकर बचाएंगे। मोदी जी हमारे लॉर्ड एंड सेवियर हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आपको एहसास दिलाया जाएगा कि मोदी कोई इंसान नहीं, वो तो कृष्ण के अवतार है, राम के अवतार है। किसी भी इलेक्शन से एकदम पहले स्पेशली थर्ड और फोर्थ डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे, अगर हिंदुओं को बचाना है तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दो। जस्टिफिकेशन क्रिएट करने के लिए अनगिनत झूठी कहानियां रची जाएंगी। तो शॉर्ट में एक बार फिर से आप क्रोनोलॉजी समझिए। डिपार्टमेंट 1 आप हिंदू महान हो, डिपार्टमेंट 2 आप पर सदियों से जुल्म होता आया है, डिपार्टमेंट 3 आप खतरे में हो और डिपार्टमेंट 4 मोदी और बीजेपी आपको आकर बचा लेंगे। यहाँ जिस इमोशन के रोलर कोस्टर पर आपको भेजा जा रहा है ध्यान दो कितना खतरनाक है। पहले प्राइड का इमोशन, एरोगेंस, अहंकार, फिर सेल्फ पिटी, फिर नफरत और फियर, डर। कोई हैरानी की बात नहीं कि ये सब सुनने के बाद एक आम इंसान मानसिक गुलाम बन जाता है। और यही चीज दोस्तों हिटलर के समय में भी होती थी। हालांकि उस वक्त कोई व्हाट्सएप नहीं था लेकिन अखबार, रेडियो और फिल्मों के माध्यम से यही चार डिपार्टमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। पहला इन सभी जर्मन आर्यंस को कहा जाता था कि आपकी नस्ल कितनी महान है, आप कितने महान लोग, आप सबसे उच्च जाति की प्योरेस्ट रेस हो। दूसरा, लेकिन आज आप देखो कितने बड़े विक्टिम हो। हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है, हमारा देश कितनी मुसीबतों से गुजरा है और इस सब के लिए जिम्मेदार है वो यहूदी लोग। तीसरा, आप खतरे में हो, देखो ज्यूज आकर हमारे देश को खत्म कर देंगे, वो आपके घरों में घुसकर आपको मार देंगे। और चौथा, डरने की कोई बात नहीं, हमारे सुप्रीम लीडर आकर हमें बचा लेंगे। ये हिटलर हमारे भगवान के अवतार हैं जो सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे। एक से बढ़कर एक स्ट्रेटजी जो उस समय इस्तेमाल करी जाती थी दोस्तों, आप देखोगे कैसे आज व्हाट्सएप के जरिए आपको ब्रेन वॉश करने के लिए इस्तेमाल करी जा रही है। तो इसके बाद बस व्हाट्सएप का रेगुलर डोज चाहिए होता है। एक व्हाट्सएप मैसेज सुबह आएगा, एक व्हाट्सएप मैसेज शाम को आएगा। यही चीजें बार-बार रिपीट होती रहेंगी। फिर किसी की बनियान उतरे, किसी का अंडरवेयर फटे, 500 रुपए का पेट्रोल हो, 5000 का सिलेंडर हो, बेरोजगारी हो, मणिपुर जले, हसदेव जंगल कटे, लद्दाख पर खतरा हो, किसान को एमएसपी ना मिले, देश पर लगा पूरा कर्ज 205 लाख करोड़ पर पहुंच चुका हो, सरकारी स्कूल खराब हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बस यही कहेगा कि जो भी हो वोट तो मैं मोदी को ही दूंगा। कांग्रेस चाहे अपने मैनिफेस्टो में कितनी भी अच्छी चीजें डाल ले, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में चाहे कितने भी जुमले डाल ले, वो वोट फिर भी मोदी को ही देगा। क्यों? क्योंकि इस व्हाट्सएप माफिया ने उसे मानसिक गुलाम बना दिया है। उसे ये एहसास दिला दिया है कि एक मोदी ही तो है जो तुझे आकर बचाएगा। है या सेक्युलर है। पीएम मोदी इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ में बोले हैं, कहा है कि अल्लाह के 99 नाम में से कोई भी हिंसा के लिए नहीं है। इस्लाम का संदेश है शांति, ऐसा इनका कहना था। आप यहाँ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना और आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। समझ रहे हो ना दोस्तों, वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आप लोग खुद इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, लेकिन इंटरनेट में एक उम्मीद की किरण दिखती है। इंटरनेट पे आपके और मेरे जैसे लोग खुलकर आवाज उठा पाते हैं। इंटरनेट पर बहुत सी ऑनलाइन पब्लिकेशन से काफी जर्नलिस्ट हैं जो खुलकर रिपोर्टिंग कर पाते हैं।